नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सोनी एक बार फिर से संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस की एक सीरीज़ को चला रहे हैं जिसमें बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है और इस सीरीज़ को हमने एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और आरआरबी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के बनाया है। इस सीरीज में हम पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में कोशिका के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। कोशिका के साथ साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, साथ ही साथ में कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र जैसे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। और आज उसी सीरीज पर आगे बढ़ते हुए हम संवेदी अंग मतलब सेंसरी ऑर्गन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज हल करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते अपनी सीरीज की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र में स्वच्छ मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब यहाँ पर स्वच्छ मंडल मतलब कॉर्निया के बारे में पूछा गया है कि कॉर्निया के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। और कॉर्निया के संबंध में चलिए एक एक ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं कि आखिरकार ऑप्शंस क्या कह रहा है। ऑप्शन ये कह रहा है कि यह प्रकाश संवेदी पर्दा या स्क्रीन है। नहीं, ये जो प्रकाश संवेदी पर्दा होता है वो होता है रेटिना। जो रेटिना होता है वो होता है प्रकाश संवेदी पर्दा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है ये पेशीय मध्य पटल है। ये पेशीय मध्य पटल है। देखिए, पेशीय मध्य पटल जो होता है वो आयरिस होता है। वो होता है आयरिस, जो कि क्या बोलते हैं पुतली, जो प्यूपिल का हिस्सा पाया जाता है उस प्यूपिल के हिस्से को फैलाने का काम करता है। तो आयरिस जो होता है वो उसका बिल्कुल प्यूपिल को फैलाने का काम करता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है, इसमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं। नहीं, इसमें रुधिर वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है ये प्रोटीन और साथ ही साथ में कोशिकाओं से बना हुआ होता है। ये जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। दरअसल कॉर्निया जो होता है खास तरह के प्रोटीन जिसको कहते हैं कोलेजन, जिसको कहते हैं कोलेजन से मिलकर के बना हुआ होता है। और साथ ही साथ में कुछ खास तरह की कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि इसे मजबूत बनाने का काम करती हैं, मजबूत बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। यहाँ पर प्रोटीन और कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, कॉर्निया बना हुआ होता है। संवेदी परत के बारे में कहा जाए तो संवेदी परत जो होती है वो रेटिना होती है। और यदि कहा जाए कि यहाँ पर मध्य पटल डायफ्राम है तो डायफ्राम जो होता है वो आयरिस होता है। रुधिर वाहिकाओं की बात की जाए तो रुधिर वाहिकाएं यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, इसका हमें पता होना चाहिए। रुधिर वाहिकाएं यहाँ पर नहीं होंगी। ये जो कोशिकाएं हैं और प्रोटीन है यही इसे मजबूत और पारदर्शी बनाए रखने का काम करेंगी। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी ही है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा गया है और ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सरल प्रश्न है। ये जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है कॉर्निया, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब भी किसी व्यक्ति का नेत्रदान होता है तो सामान्य तौर पर उसे कॉर्निया ही चेंज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के कॉर्निया में खराबी आने की वजह से उसकी दृष्टि जा चुकी है, दिखाई देना बंद किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण किया जाता है। लेंस का प्रत्यारोपण, तो लेंस का प्रत्यारोपण जब कभी भी मोतियाबिंद वगैरह के ऑपरेशन होते हैं तब हो सकता है। रेटिना और पूरी आंख जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो है ये सामान्य तौर पर नहीं होता है। मतलब रेटिना का प्रत्यारोपण करना और पूरी आंख का प्रत्यारोपण करना काफी ज्यादा कठिन है। तो सही आंसर जो है यह है इसका कॉर्निया। कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट होता है, कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होगी? कौन सा स्थान है जहां पर वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होगी? तो देखिए, क्या वह कॉर्निया है? नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। प्यूपिल, ये भी आंसर नहीं है।
ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है रेटिना, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। यहीं पर वो नर्व इंपल्स में कन्वर्ट होती है। दरअसल रेटिना के अंदर दो खास चीजें पाई जाती हैं, एक को कहा जाता है रॉड और एक को कहा जाता है कोन। रॉड जो होता है, रॉड के बारे में खास बात यह है कि ये कम लाइट में, ये कम प्रकाश में और साथ ही साथ में रात के समय देखने में मदद करता है। और यह कोन के बारे में खास बात यह होती है कि यह कलर को पहचानने में मदद करती है ना? जो लाल हरा वगैरह कलर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको अलग अलग करने में ये मदद करता है कोन। तो ये जो चीजें पाई जाती हैं रॉड और कोन, ये हमारे इमेज को बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। और उसके बाद इमेज जो होती है वो नर्व इंपल्स में कन्वर्ट होकर के ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन में चली जाती है। ये देखिए यहाँ पर हम एक इमेज देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपको रेटिना, ये नॉर्मल एक आई की एनाटॉमी दिखाई दे रही है, आंखों का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे रेटिना। ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है रेटिना का हिस्सा। और ये देखिए यहाँ पर रॉड्स और कोन्स पाए जाते हैं और उसके बाद में जब ये नर्व इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये ऑप्टिक नर्व के जरिए, ये जो ऑप्टिक नर्व का हिस्सा दिखाई दे रहा है उसके जरिए ब्रेन में चले जाएंगे। और ब्रेन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर भी हमने देखा था एक लोब पाया जाता, ऑक्सीपिटल लोब, जो कि दृष्टि से संबंधित था, ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीपिटल लोब के बारे में भी जानकारी हमने पिछले तंत्रिका तंत्र वाला जो चैप्टर था उसमें हमने काफी जानकारियां उसके बारे में ली थी। एक आई एनाटॉमी के बारे में भी देख लीजिए, ये आप इमेज ध्यान से देखिए। अभी हमने देखा था प्यूपिल, प्यूपिल का हिस्सा ये है, सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, ये प्यूपिल का हिस्सा दिखाई दे रहा है। कॉर्निया, ये सामने का हिस्सा जो है इसे कॉर्निया कहा जाएगा, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं लेंस, ये लेंस का स्ट्रक्चर है। ये मांसपेशियां जो दिखाई दे रही हैं जो प्यूपिल को खींचने का काम करती हैं और प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करने का काम करती हैं, उसे कहते हैं हम आइरिस, ये दिखाई दे रहा है। कंजक्टिवा का हिस्सा भी है यहाँ पर। और ये जो है ये क्लास वगैरह में हम इसे बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर एक का काम क्या है। रेटिना का हिस्सा, रॉड्स और कोन्स पाए जाएंगे, यहाँ पर पाए जाएंगे रॉड, यहाँ पर पाए जाएंगे कोन। और ये ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन तक उस नर्व इंपल्स को भेजने का काम कर रही है। तो सही आंसर जो है इस प्रश्न का वो है रेटिना। रेटिना जो है नर्व इंपल्स को परिवर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धावस्था में हो जाने वाला नेत्र दोष कौन सा है? ऐसा कौन सा नेत्र दोष है जो कि वृद्धावस्था के समय पर होता है? ठीक है, तो देखिए ये जो दृष्टि वैषम्य लिखा हुआ है, ये जो है इसका सही आंसर नहीं है। ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं है। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है प्रेस बायोपिया, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। मायोपिया भी नहीं और ग्लाइकोमा भी नहीं, ये सामान्य तौर पर किसी को भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो प्रेस बायोपिया है ये सामान्य तौर पर दिखाई देता है ओल्ड एज पर्सन में दिखाई देता है, ये दिखाई देगा ओल्ड एज में दिखाई देगा। ठीक है, प्रेस बायोपिया जो है वो उसका बिल्कुल सही आंसर है, ओल्ड एज में दिखाई देता है। अब यहां पर होता क्या है, तो यहां पर देखिए यहां पर लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। जो लेंस होता है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और साथ ही साथ में एक मसल पाई जाती है जिसको कहते हैं सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल जो हैं ये कमजोर हो जाती हैं और ऐसा होने की वजह से प्रेस बायोपिया नाम का ये जो रोग है ये होता है। ये जो है कुछ खास तरह के लेंस वगैरह का यूज करके इसमें काफी राहत मिलती है। बायोफोकल वगैरह लेंस आते हैं, अब तो प्रोग्रेसिव लेंस वगैरह आने लगे हैं, तो उनसे इसमें राहत मिलती होगी। लेकिन ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर है। ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये इसके बिल्कुल सही आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं, जो मतलब खट्टे टेस्ट का अनुभव कराएंगी, वो कहां पर होती हैं? देखिए ये तो हमने डाइजेशन वाले टॉपिक पे कई बार इस प्रश्न को देखा। और दरअसल होता क्या है कि एक स्वाद मानचित्र होता है और उस स्वाद मानचित्र को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दिया जाता है। और स्वाद मानचित्र ये कहता है कि जीभ के सामने के हिस्से से मीठे स्वाद का अनुभव होता है,
पीछे के हिस्से से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है और आजू बाजू के जो हिस्से होते हैं वहां से खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। तो क्या ऐसा ऑप्शन यहाँ कहीं पर है? देखते हैं यहाँ पर अग्रभाग, पश्चभाग, पार्श्वभाग और अधरभाग। तो ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है, अग्रभाग मतलब आगे का, पश्चभाग मतलब पीछे का, ये जो पार्श्व भाग लिखा हुआ है, आजू बाजू का भाग, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है न्यूट्रिशन वाले टॉपिक पर हमने कई बार, सॉरी डाइजेशन वाला जो टॉपिक था जहां पर हम मुख के बारे में पढ़ते हैं और वहां पर जीभ के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, दांतों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियों को हम देखते हैं, वहां पर हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की। इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा किए बिना हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह के जो दूसरे प्रश्न है वो भी यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी सीरीज के बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें, डाइजेशन वाले टॉपिक को देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, रेटिना अपवृद्धि है कि रेटिना की अपवृद्धि जो है क्या है। देखिए प्रश्न को समझना होगा कि आखिरकार ये क्या पूछा गया है। रेटिना जो है अपवृद्धि है। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि आखिरकार रेटिना किससे बना है। क्या वह पॉन्स वेरोलाई से बना है, मध्य मस्तिष्क से बना है, पश्च अग्र मस्तिष्क से बना हुआ है, या तो वह अनुमस्तिष्क से बना हुआ है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मतलब किसी माता के गर्भ पर भ्रूण की स्थिति होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये जो क्या बोलते हैं रेटिना पाया जाता है, ये अग्र मस्तिष्क के एक खास भाग मतलब डायएन्सेफेलॉन से मिलकर के बना हुआ होता है और वो डायएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में पाया जाता है। तो इसका ये जो आंसर है वो है आंसर सी। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्या पाया जाता है? डायएन्सेफेलॉन पाया जाता है, पाया जाएगा डायएन्सेफेलॉन। और डायएन्सेफेलॉन कहाँ का भाग है? तो डायएन्सेफेलॉन जो होता है अग्र मस्तिष्क, डायएन्सेफेलॉन जो होता है अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग है। कैसा भाग है? पश्च भाग है। देखिए हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके पीछे वाले भाग को हम कहेंगे डायएन्सेफेलॉन और इन्हीं भागों से मिलकर के एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब भ्रूण की स्थिति में आंखों का रेटिना का बनना होता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया कि आखिरकार रेटिना जो है वो कहाँ बनता है, कहाँ की अपवृद्धि है। तो पश्च अग्र मस्तिष्क की ही अपवृद्धि उसे माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल इसके गलत है, ये सही नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है। मतलब ये पूछा गया है कि आंखों की जो सुग्राहकता होती है वो किन रंगों के लिए सबसे ज्यादा होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स वगैरह में इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं और हम अपनी डेली लाइफ में भी इससे संबंधित कुछ चीजों को देखते हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बारे में। क्या वो लाल और हरा होता है? बिल्कुल नहीं, लाल और हरा नहीं है। नारंगी और पीला? बिल्कुल नहीं। हरा और नीला? बिल्कुल नहीं। ये जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है पीला और हरा, ये इसका सही आंसर है। देखिए पीला रंग और हरा रंग जो होता है, आंखों की सुग्राहकता जो होती है वो सबसे ज्यादा उसमें ही पाई जाती है, पीले रंग में और हरे रंग में। मतलब आंखों की जो सेंसिटिविटी होगी वो पीले रंग और हरे रंग के लिए अच्छी खासी होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आपातकाल की जो गाड़ियां होती है, इमरजेंसी की जो गाड़ियां होती हैं, उनमें भी पीले रंग और हरे रंग का प्रयोग अच्छा खासा किया जाता है। जो इमरजेंसी जैकेट वगैरह होते हैं उनमें भी पीले रंग का प्रयोग अच्छा खासा किया जाता है और इसीलिए किया जाता है क्योंकि आंखों की सेंसिटिविटी पीले रंग और हरे रंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए अब ये मेलानिन के बारे में पूछा गया है। मेलानिन के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे शरीर में एक मेलेनोसाइट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मेलानिन को रिलीज करने का काम करती हैं और ये मेलानिन जो होता है त्वचा को रंग देने का काम करता है। लेकिन रंग देने के अलावा और क्या काम कर रहा है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर। एक बार इस यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं, क्या काम कर रहे हैं। पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करना, अवरक्त विकिरण से रक्षा करना, एक्स किरणों से रक्षा करना विकिरण से, लघु तरंग रेडियो विकिरण से
सुरक्षा प्रदान करना, परावैंगनी किरण वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। ये जो लिखा हुआ है अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस से हमारे जो शरीर की त्वचा है और आंखों में भी रेटिना का हिस्सा जो होता है वो सब कुछ, और सामने का हिस्सा काफी सेंसिटिव होता है, तो इनकी रक्षा करने का काम करते हैं ये मेलानिन वगैरह। तो मेलानिन क्या करेगा? त्वचा की रक्षा करने का काम करता है। मेलानिन क्या करेगा? त्वचा हो गया, इसकी रक्षा करने का काम करता है। त्वचा, बाल और परितारिका, मतलब स्किन, हेयर एंड आइरिस, इनको बचाने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे त्वचा को बचा रहा है, आइरिस को बचा रहा है। और क्यों बचा रहा है? इसमें इतनी ताकत होती है यूवी रेस में कि ये डीएनए तक को परिवर्तित कर सकते हैं। इनमें इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेलानिन हमें इनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। सरल प्रश्न है, यूवी रेस बहुत खतरनाक होती हैं। चलिए, ऑप्शन ए सही है और आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मैं, रात्रि के मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? मतलब रात के समय में हम जो कुछ भी देख पाते हैं वो कैसे देख पाते हैं? देखिए इसके बारे में तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी जो पिछले प्रश्न थे हमने वहां पर दो शब्दों के बारे में पढ़ा था। जहां कहीं पर हमने रेटिना के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने रेटिना के साथ साथ एक रॉड नाम के शब्द के बारे में भी पढ़ा था। साथ ही साथ में हमने एक कोन नाम के शब्द के बारे में भी पढ़ा था। हमने ये देखा था कि रॉड जो होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं? रात के समय विजन देने का काम करती हैं। जहां कहीं पर भी कम प्रकाश पाया जाता है वहां पर हमें विजन देने का काम करती हैं। कोन्स जो होते हैं वो कलरफुल जो इमेज होती है उनको पहचानने का काम करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है रात्रि के मंद प्रकाश में। अब रात्रि का मंद प्रकाश मतलब कम लाइट है, रात का समय है, कौन से काम करेंगे? तो कौन से रॉड यहां पर काम करेंगी। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या यहाँ पर रॉड कहीं पर लिखा हुआ है? लेंस सही आंसर नहीं है। ये जो लिखा हुआ है शलाकाएं, जिसको हम कहते हैं रॉड, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। लेंस नहीं होगा, शंकु भी नहीं होंगे, दोनों भी नहीं। देखा जाए तो रॉड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, रेटिना में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, रॉड और कोन। और यदि याद ना हो तो आर से आता है रॉड और आर से आता है रात, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सी से आता है कोन और सी से आता है कलर, इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है। ये छोटे मोटे ट्रिक वगैरह यूज करके चीजों को याद कर लेते हैं, कभी कभी ये काम आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो रॉड इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग होते हैं। अब ये शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग क्या कहलाते हैं? शरीर का संतुलन करने के लिए अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, यदि आप हमारी सीरीज से लगातार जुड़े हुए हैं तो। यदि तंत्रिका तंत्र वाला वीडियो आपने देखा है तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि वहां पर भी हमने इसी तरह के एक ब्रेन के अंदर एक पार्ट को पढ़ा था जिसका नाम था सेरेब्रेलम। तो वो भी संतुलन करने का काम कर रहा था। यहां पर भी संतुलन से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये लिखा हुआ है नेजल चैम्बर। क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है अंतःकर्ण, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे कान जो होते हैं वो केवल और केवल सुनने का काम नहीं करते, बल्कि हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने का भी काम करते हैं। कान के अंदर कुछ सेमी सर्कुलर कनाल पाए जाते हैं, कुछ वेस्टिबुलर ट्यूब्स पाए जाते हैं, और वह हमारे बॉडी के संतुलन को बनाने का काम करते हैं। यदि वो ठीक तरीके से काम ना करें, उनमें थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी आए, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत व्यक्ति को चक्कर आने लगता है और वहां पर उसे परेशानियां होने लगती हैं। ये एक बार एक कान के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कान का उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये इमेज जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखिए ये कान की इमेज है। कान के 3 भाग होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आउटर ईयर, ये यहाँ तक का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है आउटर ईयर। ये बीच का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं मिडिल ईयर, और ये कहलाता है इनर ईयर। ये कहलाएगा इनर ईयर। अब ये जो इनर ईयर का हिस्सा है, मतलब आंतरिक कान का हिस्सा है, देखिए यहाँ पर पाया जाता है एक चीज जिसको हम कहते हैं कॉक्लिया। ये सुनने में मदद करता है। कॉक्लिया का हिस्सा जो होता है वो श्रवण में, मतलब सुनने में मदद करेगा, सुनने में मदद करेगा।
लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर कनाल पाई जा रही, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है सेमी सर्कुलर कनाल का, ये वेस्टिबुलर नर्व जो दिखाई दे रही हैं, ये नर्व जो है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी बहुत मदद करती हैं। तो हमने ये देखा कि कान जो है केवल सुनने के लिए नहीं, बॉडी बैलेंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कान का कौन सा हिस्सा, इनर ईयर, आंतरिक कान का हिस्सा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो ठीक है, ऊपरी तौर पर पूछ लिया गया। यदि मान लीजिए आंतरिक तौर पर पूछा जाता, बहुत गहराई में प्रश्न पूछा जाता, तो याद रखिए सेमी सर्कुलर कनाल, वेस्टिबुलर, ये सब संतुलन बनाने में मदद करेंगे। कॉकलिया का हिस्सा, ये जो शंख जैसा ऐसा हिस्सा दिखाई दे रहा है, शंख कीड़े जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है, कॉकलिया का हिस्सा, ये सुनने में मदद करेगा। इसके बारे में भी याद रखिए, जानकारियां ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब इनर ईयर। ये देखिए इमेज में, ये था ना इनर ईयर का हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है ये इनर ईयर का ही तो हिस्सा है। ये यहाँ वाला हिस्सा, ये यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ पर बीच में भी कुछ खास चीजें हैं, इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर भी बीच में खास चीजें पाई जा रही हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर, ये मिडल ईयर का जो हिस्सा है, यहाँ पर 3 तरह की बोन्स पाई जाती हैं और ये जुड़ी हुई होती हैं एयर ड्रम के पास से। और एयर ड्रम से जो भी सिग्नल आते हैं वो सिग्नल अंदर तक जाते हैं इन बोन्स की मदद से, और इन बोन्स को कहते हैं मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है, ये बोन का हिस्सा है जिसे हम स्टेपिस कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कान में पाई जाती है। और कान में भी कहाँ पाई जाती है, मिडिल ईयर में पाई जाती है। क्या काम करते हैं, तो जो भी ध्वनि तरंगे रहती हैं उनको हमारे इंटरनल मतलब इनर ईयर तक पास करवाने का काम करेंगे, ट्रांसफर करने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाद किस प्रकार की संवेदना है। स्वाद मतलब जो टेस्ट होता है वो किस प्रकार की संवेदना है। अब देखिए, थोड़ा बहुत शब्दों को भी ध्यान से देखा जाए तो इसका आंसर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। क्या वो विद्युत रासायनिक होगा, नहीं। भौतिक रासायनिक होगा, भौतिक शब्द आ रहा है, नहीं। विद्युत शब्द फिर से आ रहा है, नहीं। वो सामान्य तौर पर रासायनिक या तो केमिकल संवेदना होती है। ये केमिकल संवेदना है। हम जो कुछ भी खाते हैं तो उनमें रासायनिक जो भी संवेदनाएं होती हैं उसके जरिए हमको स्वाद जो है अनुभव होता है। तो इसका आंसर जो है स्वाद किस प्रकार की संवेदना है, तो ऑप्शन बी रासायनिक संवेदना है। रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उसकी वजह से हमको टेस्ट जो है वो फील होता है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित है। देखिए अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, मैंने आपको बकायदा इमेज भी दिखाई और वही प्रश्न जो है वो सामने आ गया है कि कौन सा भाग ऐसा है जो सुनने से संबंधित है, मतलब श्रवण से संबंधित है। ये देखिए, ये ऑप्शन बी लिखा हुआ है, कॉकलिया का हिस्सा। ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कॉकलिया का हिस्सा सही आंसर है। क्या काम कर रहा है, ये श्रवण से संबंधित है। श्रवण मतलब ये सुनने से संबंधित है। मैंने आपको बताया ना, हमारे जो कान होते हैं वो 2 तरह के काम करते हैं, एक सुनने का काम भी करता है और एक बैलेंस बनाने का, संतुलन का भी काम करता है। ये जो ऊपर लिखा है वेस्टिबुलाई, जैसे कहते हैं वेस्टिबल, ये जो है ये संतुलन से संबंधित है। ये है संतुलन से संबंधित, ये है सुनने से संबंधित। ये दोनों भी स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनी, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये इसी के अंदर के चैम्बर हैं, तो वो भी सुनने से संबंधित होंगे। ये इसका आंसर नहीं है, कॉकलिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए एक बार इमेज और फिर से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर, ये है कॉकलिया का हिस्सा। ये जो शंख कीड़े की आकृति जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं कॉकलिया का हिस्सा। सेमी सर्कुलर कनाल और वेस्टिबुलर नर्व यहाँ पर दिखाई दे रही है, वेस्टिबुलर नर्व दिखाई दे रही हैं। ये संतुलन बनाने का काम करेंगे, ये सुनने का काम करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। देखिए फिर से वही प्रश्न को वहां पर घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। उसी प्रश्न को पूछा गया, कौन सा भाग ध्वनि के कंपन को विद्युत संकेत में बदल रहा है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहा है। देखिए यहां पर इमेज में फिर जा रहे हैं हम। यहां पर जब भी कोई भी विद्युत सिग्नल आता है तो सबसे पहले वो एयर ड्रम के हिस्से में आएगा, उसके बाद में मैलियस, इनकस और स्टेपिस के जरिए वो वहां पर पहुंचेगा, इस अंदर के कान के हिस्से में पहुंचेगा। और यहाँ पर ये जो कॉकलिया का हिस्सा है ये उसको
इलेक्ट्रिक इम्पल्स में भेजने का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या कॉक्लिया कहीं पर लिखा हुआ है? ये देखिए, ये ऑप्शन ए पर ही लिखा हुआ है कॉक्लिया, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। कर्णपटल झिल्ली मतलब इसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, कान का जो पर्दा होता है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये आंसर नहीं है। श्रवण नलिका, ये भी नहीं है। कर्ण पिन्ना, पिन्ना का हिस्सा भी नहीं है। सही आंसर जो है वो है कॉक्लिया का हिस्सा। यही इसको नव इम्पल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करने का काम करेगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनोस्मिया किसे कहते हैं? देखिए, एनोस्मिया जो है वो क्या है? एनोस्मिया क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की स्मेल करने की जो ताकत है वो या तो कम हो जाए या तो पूरी तरह से चली जाए, तो उसे कहा जाता है एनोस्मिया। और यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर कहीं पर स्मेल से संबंधित कुछ लिखा हुआ है क्या? यहाँ स्वाद के बारे में लिखा हुआ है, ये इससे संबंधित नहीं है। घ्राण संवेदना, ये बिल्कुल सही है। घ्राण संवेदना जो है वही स्मेल कहलाता है। कभी कभी हिंदी के शब्द जो है वो ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा हम सामान्य तौर पर नहीं सुनते हैं। स्पर्श संवेदना, ये भी नहीं है। और ऊष्मा संवेदना, ये भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या होता है कि यदि मान लो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको स्मेल जो है वो कम आने लगे या तो उसकी स्मेल करने की क्षमता पूरी तरह से चली जाए, तो उसे हम कहते हैं एनोस्मिया। और ऐसा हमने रिसेंट में पिछले कुछ समय से हमने सुना भी था। कोविड 19 जब लोगों को हो रहा था, तो कोविड 19 होने के बाद बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोगों के स्मेल करने की ताकत कम हो गई थी या तो पूरी तरह से चली गई थी। और महीनों बाद फिर वो जो क्षमता है वो वापस आई। बहुत सारे लोगों को तो हो सकता है आई भी ना हो, कोविड बड़ा खतरनाक था। तो कोविड के समय पर हमने इस शब्द को काफी सुना था। कोविड के समय पर ही हमने देखा कि जिन लोगों को कोविड हो रहा था उनको 2-2 3-3 महीने के लिए और भी ज्यादा समय के लिए स्मेल करने की ताकत उनकी चली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं? अब ये तो आप क्वेश्चन को देखते साथ ही अपने आप समझ जाएंगे कि आखिरकार ये क्या है। ये देखिए जरा, यहां पर पूछा गया, हमें दो यहां पर हिंट मिल चुकी है। सामान्य प्रकाश, ये एक हिंट मिल गई है। और यहां पर भी यदि हमारा प्रश्न ना सॉल्व हो तो यहां पर एक स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है रंग। और रंग मतलब कलर। और कलर किससे संबंधित थे? कलर संबंधित थे कोन से। कलर संबंधित थे कोन से। मैंने आपको बताया था ना, सी से कलर और सी से कोन। तो कोन्स कहां पर पाए जा रहे थे? रेटिना में पाए जा रहे थे। रेटिना में ही रॉड भी पाई जा रही थी, कोन भी पाए जा रहे थे। कोन किससे संबंधित थे? तो कलर से संबंधित थे। और क्या यहां पर कहीं पर भी कोन से संबंधित कोई जानकारी दिखाई दे रही है? यहां पर लिखा हुआ है प्रदीप्त कोशिकाएं। प्रदीप्त कोशिकाएं मतलब इल्यूमिनेटेड सेल, ये आंसर नहीं है। शलाका के आकार की कोशिकाएं, रॉड शेप सेल, ये भी आंसर नहीं है। देखिए मैं आपको बार बार एक चीज बताता हूं, साइंस में कभी भी हिंदी शब्दों के साथ साथ इंग्लिश शब्दों को भी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में इंग्लिश शब्द जो है वो हमारी मदद कर देते हैं। और पेपर बायलिंगुअल होता है, तो यदि कहीं पर भी हिंदी के शब्दों में फंसे तो तुरंत उसका इंग्लिश वाला मतलब भी देख लिया। अब ये शलाका लिखा हुआ, हो सकता है आप वहां पर घबरा जाए इसको देख के, बहुत सारे लोगों को शलाका का मतलब ना पता हो। रॉड शेप जैसे ही आप देखेंगे तो आसानी हो जाएगी। फिर यहां पर लिखा है शंकु के आकार की कोशिकाएं। शंकु तो ठीक है, हम जानते हैं। कोन का मतलब जो होता है वो होता है शंकु, कोन शेप्ड। अब यहां पर कोन वर्ड आ चुका है तो हमें आगे भी बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। कोन शेप जो लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक बार बिल्कुल शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, रॉड किस लिए होते हैं? रेटिना के अंदर रॉड नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं? तो रात के समय देखने में मदद करेंगे, कम लाइट में देखने में मदद करेंगे। और उससे संबंधित एक रोग भी होता है जिसे हम कहते हैं रतौंधी, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्न भी अभी आएंगे। अगला होता है जिसे हम कहते हैं कोन, और कलर वाला जो विजन होता है उसको दिखाने में हमारी मदद करते हैं। कभी कभी ये कोन में कोई दिक्कत आ जाए तो ऐसे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस भी होती है। कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण भी है, अनुवांशिक भी होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी याद रखें। तो कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण जो है वो कोन से संबंधित हो सकता है। कोन में खराबी हुई और कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है।
आनुवांशिक है, जेनेटिक होता है वो। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रतौंधी किस कारण होता है? रतौंधी किस कारण होता है? देखिए मैंने बोला था ना आपसे कि ये अभी रतौंधी से संबंधित प्रश्न भी आ जाएंगे, और इसके बारे में तो मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही पूरा बता चुका हूं। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किस कारण होता है? तो क्या वो मायोपिया की वजह से होगा? नहीं। यहां पर लिखा है हाइपरमेट्रोपिया, ये भी नहीं। शंकुओं की खराबी मतलब मेल फंक्शन ऑफ कोन्स, नहीं। कलर से संबंधित है। देखिए रतौंधी जो है वो संबंधित था रॉड से, क्योंकि रात के समय दिखाई नहीं देता है। तो देखिए यहां पर क्या, यहां पर रोडोप्सिन की कमी, बहुत अच्छा। रोडोप्सिन, देखिए रॉड भी नहीं दिया उन्होंने, रोडोप्सिन लिख दिया है। यहां पर बिल्कुल घबराना नहीं है कि आखिरकार ये रोडोप्सिन क्या है। रेटिना में देखिए रॉड वाला जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, वहां पर एक खास तरह का पिगमेंट या तो एक खास तरह का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। यह वर्णक ही रात के समय पर देखने में काफी ज्यादा मदद करता है, कम लाइट में देखने में मदद करता है। अब इससे रिलेटेड और फैक्ट आपको बता देता हूं। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड, रोडोप्सिन से रिलेटेड? ये विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए मतलब जिसे हम कहते हैं रेटिनॉल, वो विटामिन ए इसके सिंथेसिस में काफी ज्यादा मदद करता है, उसके संश्लेषण में। रोडोप्सिन के संश्लेषण में विटामिन ए काफी ज्यादा मददगार होता है। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को रतौंधी नाम की बीमारी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाएगा। तो विटामिन ए भी आप याद रखें, विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रश्न से हमने कितनी चीजों को देख लिया, रोडोप्सिन होता है, एक पिगमेंट होता है, रॉड वाला स्ट्रक्चर जो है उससे संबंधित है, विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी नाम की बीमारी जो है हो जाएगी। और रतौंधी के संबंध में एक और चीज याद रखिए, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं निक्टालोपिया। एन, हाँ, निक्टालोपिया ही कहा जाता है। ये नाम भी याद रखिए, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। यदि हो सकता है कभी कभी नाइट ब्लाइंडनेस ना लिखा आए, और हो सकता है कि निक्टालोपिया जो है वो लिखा हुआ आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए, इसके दूसरे नाम के बारे में भी हमें काफी ज्यादा जानकारी जो है वो होनी चाहिए। निक्टालोपिया इसे कहा जाएगा। काफी फैक्ट हमने जान लिए, निक्टालोपिया के बारे में जान लिया, रतौंधी का दूसरा नाम है, पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, विटामिन ए इसके सिंथेसिस में मदद करता है। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, रोडोप्सिन की कमी से रतौंधी हो सकती है। रात के समय दिखाई नहीं देता, इसमें कम लाइट में दिखाई नहीं देता, देखने में बहुत दिक्कत होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक खिंची हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? अच्छा प्रश्न है ये, मतलब खिंची हुई रबर शीट की तरह ऐसा कौन सा है जो व्यवहार कर रहा है? कौन सा अंग एक खिंची हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? ठीक है। क्या वो जीभ करेगी? बिल्कुल नहीं। आंखों का लेंस व्यवहार करेगा? बिल्कुल नहीं। नथुना? बिल्कुल नहीं। कर्णपट्ट या फिर जिसे हम कहते हैं एयर ड्रम, या तो इसे ही कहा जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये याद रखिए, एयर ड्रम लिखा हो चाहे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन लिखा हो, दोनों एक ही हैं, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम एक ही होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का भी नाम याद रखें। तो ये जो है ऑप्शन डी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। कर्णपट्ट जो होता है वही काम करता है, एक खिंची हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करेगा। चलिए जरा देख लेते हैं, कहाँ कहीं दिख रहा है क्या? ये देखिए, ये एयर ड्रम जिसे हम कहते हैं कान का पर्दा, ये जो है कान का पर्दा, ये कैसा व्यवहार कर रहा है? ये खिंची हुई शीट की तरह व्यवहार करता है, और इसके बारे में ही वहां पर पूछा गया है। तो सही आंसर जो है वो है कान का पर्दा। कर्णपट्ट जो होगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। कैसा व्यवहार कर रहा है? खिंची हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करेगा। और कान के इसी पर्दे से वो तीन हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस नाम की जो हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, वो इनसे ही जुड़ी हुई होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस का स्वरूप कैसा हो जाता है? देखिए सामान्य प्रश्न है, कॉमन सेंस से हम इसको हल कर सकते हैं। मोतियाबिंद में किसी भी व्यक्ति को देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, लेंस वगैरह उनकी आंखों में डाला जाता है।
आखिरकार वो लेंस क्यों डाला जा रहा है? इसका मतलब ये है कि पहले का जो लेंस था उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई होगी, तभी तो डाला जा रहा है। और वो दिक्कत कैसी आई है? यहां पर ये लिखा हुआ है ऑप्शन ए, अपारदर्शी, बिल्कुल सही आंसर। उनका जो नेत्र का लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है ना? और पारदर्शी होता है, ये तो अच्छी आंख को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि नेत्र का लेंस पारदर्शी हो तो फिर देखने में दिक्कत क्या हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ट्रांसपेरेंट है लेंस तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल और अवतल उनके साइज के बारे में बताया गया है, लेंस वगैरह के जो साइज होते हैं उनसे संबंधित है। ये जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है अपारदर्शी, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। जिस किसी भी व्यक्ति को मोतियाबिंद होगा, ऐसी कंडीशन में उसकी आंखों का जो लेंस होगा वो अपारदर्शी हो जाएगा, और अपारदर्शी होने की वजह से उसे देखने में दिक्कत होगी। ऐसी कंडीशन में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लेंस को चेंज कर दिया जाता है, लेंस डाल दिया जाता है दूसरा, और उसमें फिर काफी ज्यादा व्यक्ति को ठीक विजन हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। एक्राइटन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? मतलब एक्राइटन ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? ठीक है, एक्राइटन ग्रंथियों के बारे में पूछा गया है। अब एक्राइटन ग्रंथियां क्या काम करेंगी? ये लिखा हुआ है वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना। बिल्कुल नहीं। ये काम कौन कर रहा था? तो ये काम जो है पीयूष ग्रंथि कर रही थी। ये हमने देखा था, हमने एक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, है ना? एंडोक्राइन वाला सिस्टम जो हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, और वहां से वृद्धि हार्मोन रिलीज हो रहा था, और उसकी मदद से जो है वो वृद्धि वगैरह होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है। एंडोक्राइन वाला जो चैप्टर है, एंडोक्राइन वाली जो वीडियो, वो भी आप जरूर जाकर के देखिए। बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। इसी के ये जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा, उसमें भी हमने अच्छे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया है। तो पीयूष ग्रंथि इसका आंसर था। अगला लिखा हुआ है त्वचा का रंग उत्पन्न करना। बिल्कुल नहीं। ये काम किसका है? तो अभी हमने देखा मेलानिन का काम है। ये मेलानिन पाया जाता है, एक कोशिकाएं भी पाई जाती थी, मेलनोसाइट्स शायद हमने उसे कहा था। और ये होता है पसीना उत्पन्न करना। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। पसीना उत्पन्न करने का जो काम होता है वो एक्राइटन नाम की ग्रंथियां करती हैं। ये एक्राइटन ग्रंथियां पसीने से उत्पन्न होती हैं। शरीर के रोम बाल उत्पन्न करना ये भी सही नहीं है। पसीना उत्पन्न करने का काम एक्राइटन ग्लैंड्स करती हैं, और इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से हमारे शरीर का तापमान जो है वो संतुलित अवस्था में रहता है। पसीने की वजह से वाष्पीकरण वगैरह होता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान अच्छा रहता है। शरीर से जो टॉक्सिक चीजें होती हैं वो भी बाहर निकल जाती हैं। तो एक्राइटन ग्रंथियों के बारे में याद रखिए, पसीने से संबंधित है। सामान्य तौर पर हम इस शब्द को नहीं सुनते हैं। हमने बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमने एक्राइटन ग्रंथियों के बारे में नहीं पढ़ा। इस शब्द को याद रखिए। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? मतलब हानिकारक विकिरण जो होते हैं, विकिरण, उनसे सबसे ज्यादा प्रभाव किसको हो सकता है, इसके बारे में यहां पर पूछा गया है कि आखिरकार हानिकारक विकिरण सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करेंगे। अब आप ये कॉमन सेंस से देखिए कि सबसे ज्यादा संवेदनशील क्या है। देखिए, हृदय हमारे शरीर के अंदर है, मस्तिष्क हमारे शरीर के अंदर है, फेफड़े हमारे शरीर के अंदर है, इंटरनल ऑर्गन है ये सब, लेकिन आंखें सामने की तरफ दिखाई देती हैं। और इसलिए जब कभी भी कोई भी हानिकारक विकिरण सबसे पहले हमको नुकसान पहुंचाएगा तो सबसे पहले आंखों में नुकसान पहुंचाएगा। आंखों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है जो भी विकिरण वगैरह होते हैं हानिकारक। और इसीलिए पहले के समय में कहा जाता था सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इसीलिए कहा जाता था। और साथ ही साथ में अभी भी आपने देखा होगा जो लोग सूर्य ग्रहण वगैरह को देखते हैं उस समय पे बहुत ज्यादा हानिकारक विकिरण जो है वो उस समय पर आंखों में पड़ते हैं, तो उसे एक विशेष प्रकार का चश्मा लगा करके देखा जाता है ताकि आंखों का प्रोटेक्शन रहे। और सूर्य ग्रहण के समय पर यदि उसे बगैर चश्मा लगाए देखा जाए तो आंखों में कोई ना कोई हानिकारक प्रभाव हो सकता है, और लंबे समय के लिए वो प्रभाव हो सकता है, हमेशा का प्रभाव भी हो सकता है, किसी ना किसी तरह की परेशानी हमेशा की हो सकती है। आंखें जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक मिनट जरा, ये कीड़े जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। स्क्रीन में आ जाते तो स्क्रीन के चलने में फिर दिक्कत होती है, और अब ये जा भी नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज
रासायनिक क्षोमक का उत्पादन करता है जिसे साइन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। मतलब प्याज जो होता है वो एक क्या बोलते हैं, केमिकल इरिटेंट जो है वो रिलीज करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है साइन प्रोपेनेथियल एस। काफी कठिन नाम है, साइन प्रोपेनेथियल एस। और ये क्या काम करता है? अब ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो बन जाना चाहिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। जब भी हम प्याज काटते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम प्याज काटते हैं, पहले प्रश्न पूरा पढ़ लेते हैं। यह आंखों की ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे अश्रु निकलते हैं, यही तो होता है। जब कभी भी हम प्याज काटते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो किससे संबंधित है? देखिए, क्या वह पैरोटिड हो सकता है? नहीं। सबलिंगुअल हो सकता है? नहीं। सब मैंडिबुलर हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तीनों की तीनों लार ग्रंथियां हैं, ये तीनों की तीनों लार ग्रंथियां हैं। ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है लैक्रिमल, या तो जिसे हम कहते हैं लैक्राइमल, ये बिल्कुल सही आंसर है। हमारी आंखों में खास ग्रंथियां पाई जाती हैं लैक्राइमल, जो हमारी आंखों में नमी बनाए रखने का काम करती हैं, और साथ ही साथ में हमारे आंसुओं को पैदा करने का काम भी लैक्राइमल ग्रंथियां ही करती हैं। इनकी वजह से ही जब कभी भी यदि कोई व्यक्ति प्याज काटता है तो एक केमिकल इरिटेंट वहां से रिलीज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, तो साइन प्रोपेनेथियल एस उसे कहा जाता है। इसका नाम भी याद रखिए, हो सकता है ये भी पूछा जाए कि प्याज काटते समय कौन सा केमिकल इरिटेंट रिलीज होता है, तो साइन प्रोपेनेथियल एस वहां से रिलीज होता है। और इसके होने से क्या होता है, यह लैक्राइमल ग्रंथियों को उत्तेजित कर देता है, ये उनको उत्तेजित कर देगा, और उसकी वजह से क्या बोलते हैं, आंसू जो है वो तुरंत रिलीज होने लगते हैं। आंखों की नमी बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। शलाकाओं में, अगला प्रश्न है हमारा, शलाकाओं में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है, मतलब जो रॉड्स होती हैं उनमें किस तरह की पिगमेंट पाई जाएगी, ये पूछा गया है प्रश्न। शलाकाओं में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है? अब ये तो बन जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि यहां पर एक डाउट क्रिएट होगा, क्योंकि अभी हमने यहां पर पढ़ा था रोडोप्सिन के बारे में, रोडोप्सिन के बारे में पढ़ा था। रोडोप्सिन के बारे में बहुत सारी जानकारियां देख ली थी, देख लिया था कि विटामिन ए जो होता है वो उनके संश्लेषण में मदद करता है। यदि मान लीजिए इसकी कमी हो जाए रोडोप्सिन की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अ, रतौंधी नाम की एक चीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं निक्टालोपिया, हमने देखा था। लेकिन यहां पर रोडोप्सिन तो लिखा ही नहीं है, कैरेटिन लिखा हुआ है। ये क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं है। मेलानिन ये भी नहीं, फोटोसिन ये भी नहीं। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है रेटिनिन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। यदि कहीं पर रोडोप्सिन लिखा हुआ ना मिले तो रेटिनिन भी आपको लिखा हुआ मिले तो वो भी उसका सही आंसर होगा। अब ये क्यों होगा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार रोडोप्सिन की जगह रेटिनिन लिखा हुआ है तो वो सही आंसर उसका क्यों है। ठीक है, रोडोप्सिन जो होता है वो एक खास तरह की चीजों, दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है जिसको कहते हैं ऑप्सिन, और एक होता है जिसको कहते हैं रेटिनिन, या तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, हाँ रेटिनिन भी कहते हैं, रेटिनल होता है। एक चीज और होती है जिसको कहते हैं रेटिनल। ये ऑप्सिन और रेटिनल आपस में मिलकर के रोडोप्सिन को बनाते हैं। तो यदि कहीं पर भी रोडोप्सिन ना लिखा हुआ हो और रेटिनल लिखा हुआ हो, तो रेटिनिन लिखा हुआ हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऑप्सिन से और साथ ही साथ में रेटिनल से मिलकर के बनता है। ये किससे मिलकर के बनता है? ऑप्सिन से मिलकर के बनेगा और रेटिनल से मिलकर के बनेगा, और इसी रेटिनल को कभी कभी रेटिनिन भी कहा जाता है। तो रोडोप्सिन लिखा हुआ आए, रेटिनिन लिखा हुआ आए, या तो फिर रेटिनल लिखा हुआ आए, कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे सामान्य तौर पर रोडोप्सिन ही लिखा हुआ आता है, रेटिनिन और रेटिनल कम लिखा हुआ आता है। ऑप्सिन और रेटिनल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? रोडोप्सिन बनाते हैं। और
यहाँ पर ये तीनों नामों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए उन्होंने रोडोप्सिन नहीं लिखा, रेटिनिन लिख दिया। रेटिनिन भी कठिन प्रश्न बना दिया इसको, क्योंकि हमें सामान्य तौर पर इतना पता होता है कि रोडोप्सिन पाया जाएगा। रोडोप्सिन किससे मिलकर बनेगा? ऑप्सिन से और रेटिनल से मिलकर के बनेगा। अब उन्होंने ये कहा कि रेटिनल को भी क्या कहा जाता है, तो रेटिनल को रेटिनिन भी कहा जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका संबंध है रेटिनिन। तो ऑप्शन बी भी सही है, ये ही सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। यहां पर आज हमारी प्रश्नों की यह जो सीरीज है, यहां पर हम इसे रोक रहे हैं। प्रश्नों की श्रृंखला यहां पर समाप्त हो चुकी है। आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे, और प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बातें करते हैं वो भी आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। और इसी तरह के प्रश्नों को हमारे साथ हल करने के लिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।